नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको अपन ने पोक्सो एक्ट भी कहा था। क्या कहा था इसको? पोक्सो एक्ट भी कहा था। इसका अपन प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और आज सेकंड भाग पढ़ रहे हैं। इसमें अपन को 46 धाराएं पढ़नी होती है, जिसमें से आज अपन महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको याद है अपन ने पढ़ा था इस अधिनियम में अध्याय कितने थे? तो अध्याय 9 थे और इस अधिनियम में जो धाराएं हैं वो कितनी है? 46। तो आज इन धाराओं के बारे में पढ़ना है, लेकिन धाराएं जो पढ़ेंगे इसमें मोस्ट जो एग्जाम की दृष्टि से होती है उन धाराओं को अपन को याद करना है, क्योंकि सभी धाराएं ना तो एग्जाम में आती है, ना एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट होती है, ना याद होती है। अपन को केवल वो याद करनी है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब धारा पढ़ने से पहले हमको 4-5 शब्द समझने पड़ेंगे कि ये बार बार इन धाराओं में यूज में आएंगे। ये शब्द क्या होते हैं? तो देखो, सबसे पहले एक शब्द का अपन यूज करेंगे जिसे कहते हैं लैंगिक हमला। एक शब्द समझिए और वो है लैंगिक हमला। अब देखिए लैंगिक हमला क्या होता है। सबसे पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए कि लैंगिक हमला है क्या। तो देखो, कोई आम व्यक्ति द्वारा बच्चे के अंगों को छेड़ना ही क्या कहलाता है? लैंगिक हमला। देखो, आम कोई व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति है, ठीक है। एक आम व्यक्ति है, वो कर क्या रहा है? बच्चे के अंगों को छेड़ रहा है, बच्चे के अंगों को छेड़ रहा है या छेड़ना। तो आम व्यक्ति द्वारा बच्चे के अंगों को छेड़ना ही क्या कहलाता है? लैंगिक हमला कहलाता है, ठीक है। तो लैंगिक हमला होता है आम व्यक्ति द्वारा बच्चे के अंगों को छेड़ना ही क्या कहलाता है? लैंगिक हमला कहलाता है। ये तो हो गया लैंगिक हमला। एक होता है गुरुतर लैंगिक हमला। क्या होता है कि गुरुतर लैंगिक हमला। देखिए, गुरुतर लैंगिक हमला क्या होता है? यदि कोई लोक सेवक, देखो यहाँ आम व्यक्ति था, यहाँ कौन है? यहाँ कोई लोक सेवक है। ये लोक सेवक काम तो यही कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? बच्चे के अंगों को छेड़ रहा है, बच्चे के अंगों को छेड़ना। तो देखो, कोई लोक सेवक द्वारा बच्चे के अंगों को छेड़ना ही क्या कहलाता है? गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। लैंगिक हमला में था आम व्यक्ति बच्चे के अंगों को छेड़ रहा था, और गुरुतर लैंगिक हमला है उसमें कोई लोक सेवक जो सरकारी नौकरी वाले आदमी है ना, उनकी बात हो रही है, वो यदि बच्चे के अंगों को छेड़ता है तो वो क्या कहलाता है? गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। तीसरा शब्द समझिए और वो होता है लैंगिक प्रवेशन हमला। तीसरा शब्द देखिए, वो है लैंगिक प्रवेशन हमला। लैंगिक प्रवेशन हमला क्या होता है? यदि आम व्यक्ति अपने अंगों को बच्चे के अंगों में प्रवेश करवा रहा है तो ये कहलाता है लैंगिक प्रवेशन हमला। क्या? आदमी कौन है? आम आदमी है, आम व्यक्ति है। कोई आम व्यक्ति है, वो कर क्या रहा है? अपने अंगों को बच्चे के अंगों में क्या करवा रहा है? प्रवेश। तो यही क्या कहलाता है? लैंगिक प्रवेशन हमला कहलाता है। आम आदमी कोई है, वो अपने अंगों को बच्चे का मतलब लड़का लड़की दोनों है यहाँ, तो उनके अंगों में प्रवेश करवाता है, तो ऐसा हमला क्या कहलाता है? लैंगिक प्रवेशन हमला। अगला समझ समझिए और वो है गुरुतर प्रवेशन हमला। क्या है? गुरुतर प्रवेशन हमला। देखो, गुरुतर प्रवेशन हमला क्या होता है? यहाँ वो आम आदमी था, यहाँ क्या आएगा? लोक सेवक आएगा। तो कोई लोक सेवक है, वो क्या कर रहा है? अपने अंगों को बच्चे के अंगों में प्रवेश करवा रहा है। तो ये
क्या कहलाता है? गुरुतर प्रवेशन हमला कहलाता है। और जो पांचवा शब्द है अपना इसी जो शब्दावली है इनमें, और वो है यौन या लैंगिक उत्पीड़न। पांचवा शब्द देखिए, यौन या कौन सा हमला? लैंगिक उत्पीड़न। हमला नहीं आएगा, उत्पीड़न आएगा। लैंगिक उत्पीड़न ये क्या होता है? यौन या लैंगिक उत्पीड़न होता है बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाना। बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाना क्या कहलाता है? यौन या लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। तो देखो अपन धाराएं याद करेंगे। धाराओं से पहले अपन को इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको ये अर्थ पता है तो धारा याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। हालांकि ये बातें थोड़ी नेगेटिव है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, याद अपन को करना ही पड़ेगा। तो देखो ज्यादा नेगेटिव सोचो मत, इधर आ जाओ। तो यहाँ पर देखा लैंगिक हमला क्या होता है? लैंगिक हमला होता है कोई आम आदमी है और वो बच्चे के अंग को छेड़ रहा है, तो लैंगिक हमला है। गुरुतर लैंगिक हमला क्या होता है? कोई लोक सेवक है, मतलब सरकारी नौकरी वाला है और वो बच्चे के अंगों को छेड़ रहा है, तो वो क्या है? गुरुतर लैंगिक हमला। एक है लैंगिक परिवेशन हमला। लैंगिक परिवेशन हमला क्या होता है? कोई आम आदमी है और वो अपने अंगों को बच्चे के अंगों में क्या करवा रहा है? प्रवेश करवा रहा है। एक है गुरुतर परिवेशन हमला। इसमें क्या होगा? कोई लोक सेवक है और वो अपने अंगों को बच्चे के अंगों में प्रवेश करवा रहा है, तो ये होता है गुरुतर परिवेशन हमला। एक होता है यौन या लैंगिक उत्पीड़न। ये बच्चे को अश्लील साहित्य जो दिखाने वाला कोई व्यक्ति है, वो अश्लील साहित्य उनको दिखा रहा है, तो ये बच्चे के विरुद्ध कौन सा अपराध हो गया? यौन या लैंगिक उत्पीड़न हमला या अपराध जो भी है। तो यहाँ अपन आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराएं हैं। अब इन धाराओं में देखिए कौन कौन सी धाराएं हैं। टोटल धाराएं अपन देख चुके हैं कि 46 धाराएं होती है, लेकिन 46 की 46 ना तो अपन को याद होगी ना एग्जाम में आएगी। तो अपन तो वही पढ़ते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और संभावना होती है एग्जाम में आने की। तो देखिए भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे धारा नंबर 3। क्या है धारा नंबर 3 में? देखो धारा नंबर 3, देखिए धारा नंबर जो 3 है उसमें क्या है? इस धारा में लैंगिक परिवेशन हमले का उल्लेख, किसका उल्लेख है? जो परिवेशन लैंगिक हमला था उसका उल्लेख है। तो परिवेशन लैंगिक हमला का उल्लेख है। अब परिवेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया था पीछे क्या होता है। तो अब देखिए लैंगिक परिवेशन लैंगिक हमला या लैंगिक परिवेशन हमला एक ही बात है भाई। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखिए, लैंगिक परिवेशन हमला, परिवेशन हमला। तो इस बात का उल्लेख धारा 3 में है, ठीक है। तो लैंगिक परिवेशन हमला इसमें है कि किसी भी प्रकार से बच्चे से लैंगिक संपर्क रखना अपराध है। इस धारा के अनुसार, इस धारा के अनुसार बच्चे से किसी भी प्रकार का संपर्क, देखो यहां संपर्क की बात है, नेगेटिव संपर्क नहीं है, सॉरी नेगेटिव संपर्क है, पॉजिटिव संपर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां हो रहा है इस धारा के अनुसार बच्चे से किसी प्रकार का संपर्क रखना क्या है? अपराध है, ठीक है। यहां उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। संबंध का नेगेटिव से है, पॉजिटिव से नहीं है। बाकी तो पारिवारिक संबंध तो रखते हैं बच्चे से, वो नहीं है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चीजें ज्यादा है, तो नेगेटिव चीजें ध्यान में रखते हुए इनको याद करना है। तो यहाँ लैंगिक परिवेशन हमला है, मतलब इस धारा के अनुसार
अनुसार बच्चे से किसी प्रकार का संपर्क रखना ही क्या है, अपराध है। अब है धारा 4। धारा 4 में क्या है, तो धारा 4 में कुछ नहीं है साहब, 3 में काम हुआ है ना। अगर आप किसी बच्चे से किसी प्रकार का संपर्क रखते हो, लैंगिक संपर्क होते हैं, तो अगर आप संपर्क रखते हो तो आपको सजा मिलेगी। तो सजा कितने साल की मिलेगी, 7 साल है न्यूनतम, अधिकतम आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी है भाई, ठीक है। तो धारा 4 में क्या है, लैंगिक प्रवेशन हमला करने पर सजा का प्रावधान है, करने पर सजा का प्रावधान है इसमें। तो न्यूनतम सजा तो कितनी मिलेगी अगर आप ऐसा करते हो, तो न्यूनतम 7 साल की, और अधिकतम कितनी मिलेगी, अधिकतम है आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। धारा 3 और धारा 4 दोनों में लैंगिक प्रवेशन के बारे में, 3 में हमला है तो 4 में सजा है, मतलब दोनों धाराएं आपको जुड़वा ध्यान में रखनी है, दोनों का संबंध जो है लैंगिक प्रवेशन से। प्रवेशन किया धारा 3 में तो सजा मिलेगी 4 के अनुसार। अब आ जाइए धारा नंबर 5। इस धारा में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है। धारा 5 में क्या है, तो इसमें गुरुतर प्रवेशन, धारा जो 5 है उसमें है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ये धारा 5 में है। गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला 5 में है। इसके अनुसार गुरुतर का मतलब होता है लोक सेवक, तो इसके अनुसार लोक सेवक होता हुआ अगर बच्चे का प्रवेशन लैंगिक, बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो क्या है, अपराध है। इसमें कौन होता है, लोक सेवक। यदि कोई लोक सेवक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो अपराध की श्रेणी में। और 6 नंबर जो आएगा उसमें इसकी क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर आप लोक सेवक हो और आपने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है तो आपको सजा मिलेगी, और सजा कितनी मिलेगी, तो 10 साल। कौन सी धारा में है, 6 में। 5 में आपने कांड किया है तो 6 में आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, तो इसमें सजा का प्रावधान है। अब सजा में न्यूनतम 10 साल है, न्यूनतम तो कितनी है, न्यूनतम 10 साल है, और जो अधिकतम होगी वो अधिकतम कितनी होगी, तो आजीवन कारावास के साथ जुर्माना, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना का प्रावधान है इसमें। ये हो गई आपकी धारा नंबर 3 से 6 तक अपन ने चर्चा की। 3 में अपन देखा लैंगिक प्रवेशन हमला था, और अगर आप ऐसा कर रहे हो, संपर्क किसी बच्चे से स्थापित है, तो धारा 3 में कांड किया तो 4 के अनुसार आपको सजा मिलेगी, और सजा न्यूनतम 7 साल की है, अधिकतम आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी है। अब आ जाइए धारा नंबर 5 में। धारा नंबर जो 5 थी उसमें था गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अगर आप ऐसा करते हो तो धारा 6 के अनुसार आपको सजा मिलेगी, कितने साल की, तो न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास के साथ जुर्माना। अब देखो आगे की धारा की चर्चा करते हैं। तो धारा नंबर जो है 7 है, इसमें लैंगिक हमले का उल्लेख है। यदि आप बालक की योनि, उसके लिंग, उसके गुदा या उसके स्तनों को आप स्पर्श करते हो तो ये क्या माना गया है, लैंगिक हमला। तो धारा नंबर 7, तो धारा नंबर जो 7 है उसमें किसका उल्लेख है, लैंगिक हमले का उल्लेख है, लैंगिक हमला का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है, लैंगिक हमला। आपने किया क्या है, यदि आप बालक, बालक का मतलब यहाँ लड़की लड़का दोनों से है, तो अगर
बालक की योनि, उसका गुदा, उसका लिंग, गुदा लिंग या स्तनु के साथ आपने छेड़छाड़ की, उनको स्पर्श किया, तो ये अपराध की श्रेणी में है, तो ये अपराध है। तो धारा 7 में यह है कि लैंगिक हमला है उसका उल्लेख है, और यहां लैंगिक हमला है कि आपने क्या किया है, बालक की योनि, गुदा, लिंग या स्तनु को स्पर्श किया है, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब आप सोच रहे हो ऐसा गलती से करा दिया, भाई गलती से भी नहीं करना है। अगर ये गलती से भी किया तो आप 3 साल के लिए गए साहब जेल में। इसमें क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो 3 साल की सजा न्यूनतम है, अधिकतम जो है 5 साल और साथ में जुर्माना भी लगेगा। तो ये कौन सी धारा में आएगा, सजा वगैरह जस्ट अगली धारा में आएगा, तो धारा 8 में। अगर आपने ऐसा किया है, लैंगिक हमला आपने किया है, तो अब भुगतो सजा। सजा न्यूनतम 3 साल, 3 साल ताड़म जेल में जाओ अगर ऐसा किया है तो। और जो अधिकतम है, अधिकतम तो अधिकतम 5 साल प्लस जुर्माना, ठीक है। तो धारा 7 और ये थी धारा 8, तो मैंने 7, 8 बता दी। अगली धारा जो है वो है आपकी 11, मोस्ट धारा आती 11। तो देखो धारा नंबर 11 में क्या है, लैंगिक उत्पीड़न का उल्लेख है। धारा 11, धारा 11 में किसका उल्लेख है, लैंगिक। ये सारे शब्द में पीछे बता चुका हूं कि लैंगिक हमला क्या होता है। तो लैंगिक हमला का इसमें क्या है, उल्लेख है, या लैंगिक हमला नहीं बोलते, यहां बोलेंगे लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, या आपको याद है पीछे अपने बोला था इसको यौन उत्पीड़न। तो लैंगिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न का उल्लेख जो है वो धारा 11 में। बालक को कोई अश्लील शब्द कहता है, बालक के शरीर के अंगों को प्रदर्शन करने के लिए कहता है उसे कि चल के अंग निकाल के दिखा, तो अगर इस प्रयोजन से आप कुछ कार्य करते हो तो यह अपराध की श्रेणी में है। आपको अश्लील शब्द नहीं कहने बच्चे को, अश्लील जो शब्द है, अश्लील शब्द अगर आप बच्चे से कहलवाते हो अश्लील शब्द, ये भी अपराध है। या आप बच्चे को कहते हो कि चल तेरे अंग दिखा निकाल के, तो ये भी क्या है, अपराध है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा, तो धारा 11। अगर आपने ऐसा किया है तो अगली धारा में क्या आएगा, दंड मिलेगा भैया, अपराध सजा मिलेगी, तो धारा नंबर 12। तो इसमें अगर आपने 11 धारा के अनुसार कोई कांड किया है, मतलब लैंगिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न आपने किया है, तो अपराध की श्रेणी में है, और उसके लिए जो सजा है उसका उल्लेख धारा नंबर 12 में। अब देखिए जो आपकी धारा नंबर 12 उसमें क्या है, लैंगिक उत्पीड़न का प्रावधान किया गया है, जो दंड का प्रावधान किया गया लैंगिक उत्पीड़न, तो आप इसमें करोगे दंड मिलेगा, मतलब सजा मिलेगी। इसमें इस प्रकार की आप कांड करोगे तो आपको 3 साल जेल में जाना पड़ेगा। तो 11 के अनुसार आपने कांड किया है तो 12 में क्या है, 3 साल की सजा है, इसमें 3 साल आप जेल में। अगर आप बच्चे को अश्लील शब्द बुलवाते हो, उससे उसके अंगों को निकाल के दिखाने के लिए कहते हो, तो धारा 11 में अपराध है और 12 के अनुसार इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखा एक तो 7 धारा है, तो लैंगिक हमले का उल्लेख है। इसमें आप यदि बालक की योनि, गुदा, लिंग, स्तनु को स्पर्श करते हो तो यह अपराध है, मत करना ऐसा काम। ये धारा 8 में, 7 में जो कांड किया उसकी सजा 8 में है, तो न्यूनतम 3 साल का है और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है, साथ में जुर्माना भी। धारा 11 में या तो आपने यौन या लैंगिक उत्पीड़न आपने किया है तो ये अपराध, मत करना ऐसा। अगर ऐसा करोगे तो 3 साल आपको कहां जाना पड़ेगा जी, जेल में जाना पड़ेगा। अश्लील शब्द नहीं कहलवाने हैं धारा 12 के अनुसार। अब ये आपके जो धारा है 11 भी होगी, 12 भी होगी। अब धारा नंबर 13 पढ़ते हैं। धारा नंबर 13 में क्या है,
बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करना अपराध है। तो धारा नंबर 13, बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करना क्या है? अपराध है। बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करना अपराध है। आप बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकते, चाहे आप किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्य के लिए करवाते हो, वो भी अपराध है। किसी भी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन आप नहीं करवा सकते, किसी बालक का अशोभनीय अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन नहीं करवा सकते। ये बातें कौन सी धारा में आती है? तो धारा नंबर 13 में। चाहे आप वास्तविक रूप से कर रहे हो ऐसा, ठीक है, या तो वास्तविक रूप से या नकली रूप से, अगर आप बच्चे की अश्लीलता का प्रयोजन उससे करवा रहे हो, उसका उपयोग आप कर रहे हो, तो वो अपराध माना जाएगा। धारा नंबर 14 में क्या है? जो कोई अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करता है ना, उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो कौन सी धारा में? धारा नंबर 14 में। अगर आपने ऐसा किया है, धारा नंबर 14 जो है 13 के अनुसार आपने कोई कांड किया है, मतलब बालक का प्रयोग अश्लील कार्यों के लिए आपने किया है, तो 14 के अनुसार सजा भुगतो। क्या सजा है? न्यूनतम 5 साल की सजा है, आप 5 साल जेल में रहो, और अधिकतम जो है अधिकतम तो 10 साल है। 10 साल के साथ में जुर्माना भी आएगा भाई, 10 साल और जुर्माने का प्रावधान जो है वो कौन सी धारा में है? तो धारा नंबर 14 में। तो कुल मिलाकर के पॉक्सो एक्ट है बहुत सशक्त है। अगर आप किसी प्रकार का कोई कांड करोगे तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं धारा नंबर 21 जो बहुत मोस्ट है। पोक्सो अधिनियम की धारा नंबर 21 का भी ए है। उसके तहत क्या किया गया है? यदि किसी बच्चे के साथ में अपराध हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, और आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो और कोई अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो भाई वो अधिकारी भी नहीं बच सकता, उस अधिकारी को भी 6 महीने की सजा मिलेगी। ऐसा प्रावधान है धारा 21 में। तो धारा 21, अब धारा 21 में मैंने 21(1) के तहत बताया आपको कि कोई एफआईआर दर्ज करवा रहा है, ठीक है, एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है क्योंकि लैंगिक हमला हुआ है, एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो, ठीक है, एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो और कोई अधिकारी दर्ज नहीं करता, कोई बात नहीं, 6 महीना की सजा है बेटा, मत कर एफआईआर दर्ज। अगर किसी बच्चे का मतलब दुरुपयोग हुआ, उसका लैंगिक हमला हुआ उस पर, और वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसकी जो भी पेरेंट्स है, जो भी है, और जब पुलिस अधिकारी है उसे भगा देता है, तो उसके लिए भी कितने महीने की सजा है? 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कानून अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामले में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट लिखना बताया गया कि वो आवश्यक रूप से या अनिवार्य रूप से रिपोर्ट लिखेंगे। ये कौन सी धारा में है? तो ध्यान रखना, धारा 21, और 21 का भी कौन सा भाग है? धारा 21 का भी 1 है। तो आपने देखा 13 में यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, वास्तविक रूप से या नकली रूप से, तो कैसा भी किया होगा यार, सजा मिलसी न्यूनतम 5 साल के और अधिकतम जो है वो कितने साल की? 10 साल प्लस जुर्माना है। धारा नंबर 21 और 21 का भी कौन सा भाग? 1 है। उसमें कहा गया है कि किसी बालक पर लैंगिक हमला हुआ है और कोई अधिकारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो उसको 6 महीने की सजा है। मतलब यहाँ जो अधिकारी वगैरह है उनको निर्देश दिया गया है कि वो आवश्यक रूप से क्या करेंगे? रिपोर्ट लिखेंगे, बताएंगे नहीं। अब देखो ये धारा नंबर 21 थी। अब है धारा नंबर 22 है। 22 भी बहुत मोस्ट है, 21 भी वेरी मोस्ट है और ये भी वेरी मोस्ट है 22 भी।
क्यों है मोस्ट? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी बच्चे का ऐसा उपयोग करता है कि झूठी रिपोर्ट लिखवा दे, तो उस बच्चे को चोट भी पहुंचेगी भाई। इस प्रकार से उससे झूठी अगर आप लिखवाओगे कोई सजा, मतलब कोई कांड लिखवा दोगे कि बच्चे के साथ कोई अपराध हुआ ही नहीं है और झूठा ही आपने बच्चे को साथ लेकर के रिपोर्ट दर्ज करवा दी, तो बच तो आप भी नहीं सकते अगर झूठा आपने कार्य किया है, क्योंकि इसमें भी 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कौन सी धारा? तो धारा 22 में यदि झूठी रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट, उसके बारे में कौन सी धारा में है? तो धारा 22 में है। अगर झूठी रिपोर्ट लिखवाई आपने तो 1 साल टाड़ा गए मायने, पर जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। मतलब 1 साल अगर आपने झूठी खबर लिखवाई है, झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो 1 साल की सजा का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा नंबर 22। 23 भी वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान रखना, 21, 22, 23 ये बहुत मोस्ट है। तो धारा नंबर 23 भी बहुत मोस्ट है। और इस धारा में क्या है? तो बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बच्चे की पहचान गुप्त रखने की बात है, गुप्त रखी जाएगी। अगर किसी बच्चे पर लैंगिक हमला हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, बच्चे का मतलब द्रोण क्या बोलेंगे उसको, बच्चे के साथ कोई गलत हरकत हुई है, तो उस बच्चे की आप फोटो नहीं छपवा सकते साहब। मेरी फोटो नहीं आएगी साहब। फोटो आएगी तो बच्चे को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। तो फोटो अखबार में, टीवी में, जो भी है उनमें नहीं आएगी, ठीक है। अखबार टीवी वगैरह में फोटो नहीं आएगी। पहले चलो फोटो नहीं आई तो गुरुजी कम से कम नाम तो लिखवा दो जी। नहीं, आप अगर किसी बच्चे के साथ में कोई घटना घटी है तो उसका नाम भी नहीं आएगा। चलो गुरुजी हमारे स्कूल का नाम तो दिलवा दो ना, रे स्कूल भी नाम, स्कूल का नाम वगैरह भी नहीं आएगा। कहने का मतलब धारा 23 में है कि बच्चे की पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी। यदि आपने वायरल कर दिया उस बच्चे की फोटो को, तो आपको भी मिलेगी सजा 6 महीने की। ऐसा कांड मत करना कि अगर बच्चे के साथ में कुकर्म हुआ है, दुष्कर्म हुआ है और आपने उसी बच्चे की फोटो वायरल कर दी है ना, तो 6 महीने के लिए वायरल क्या फोटो व्हाट्सएप पर वायरल किया है, व्हाट्सएप देखने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि जेल में रहोगे और वहां फोन अलाउ नहीं है। तो इन चीजों से बचना है। तो देखो धारा 22 की पोस्ट थी, झूठी रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, लिखवाई है 1 साल जाओ अंदर। 23 में जो है वो ये है कि आपको क्या रखना है, उसकी 23 के अनुसार बच्चे की पहचान गुप्त रखनी है। चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई अखबार वाला हो, कोई भी हो, उसका नाम वगैरह नहीं छापेंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे 6 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि 6 तो न्यूनतम है, अधिकतम जो होता है ना, आपने अगर पहचान को उजागर किया है तो ध्यान रखना 6 माह से लेकर के 1 साल तक। अगर ज्यादा उजागर कर दिया, ज्यादा फड़फड़ाहट किया है ना, तो 1 साल तक सजा हो सकती है। इसलिए बच्चे की पहचान जो है वो क्या रखनी है, इसमें गुप्त रखनी है। तो कुछ इंपोर्टेंट धाराएं जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो धाराओं के अलावा भी होते हैं और बहुत मोस्ट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो एक तो है प्रश्न बनता है कि पॉक्सो एक्ट है, उसके तहत आप मामला कहाँ दर्ज चलेगा, कहाँ चलेगा, कौन से न्यायालय में? तो देखो अगर कोई पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण देंगे, मतलब अपना पॉक्सो एक्ट है, इसके तहत आप कौन से न्यायालय में जाओगे? तो न्यायालय होगा किशोर न्यायालय। कौन सा न्यायालय होगा? किशोर न्यायालय होगा। उस किशोर न्यायालय में मुकदमा चलता है, ठीक है। एक है कि आपको किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा था, उसका यौन शोषण हो रहा था और आपको ऐसी जानकारी है कि हाँ फला व्यक्ति के साथ, फला बच्चे के साथ में यौन शोषण हो रहा है और आप किसी इस मामले को गुप्त रखते हो, आप पुलिस तक जानकारी नहीं देते हो,
तो आप भी दोषी हो और आपको भी सजा मिल सकती है 6 माह की। इसलिए अगर किसी बच्चे के साथ में यौन शोषण हुआ है, यदि बच्चे का यौन शोषण हुआ है और यौन शोषण की जानकारी आपको है, जानकारी किसको है? आपको, मेरे को नहीं, आपको है, और आपने पुलिस को नहीं बताया, पुलिस को नहीं बताया, तो चलो 6 महीना जेल में। ठीक है, 6 महीना कहाँ जाओगे? 6 माह जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको पता है ऐसा कि किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो अभी जाओ और जाकर के पुलिस को बता के आओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो ये बच्चे को के साथ में यौन शोषण हो रहा है, आपको पता है, तो आप तुरंत पुलिस को जानकारी उपलब्ध करवाइए। फिर है जो ये पॉक्सो एक्ट के तहत कोई मामला है, तो जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? तो जांच 2 माह में कंप्लीट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है साहब पुलिस है वो जांच को लंबी खींच गई, 1 साल जांच में लगे, नहीं। अगर यहाँ बच्चों का लैंगिक अपराध हुआ है, उनका यौन शोषण हुआ, मतलब बलात्कार हुआ, रेप हुआ उनके साथ में, तो 2 माह के अंदर जांच कंप्लीट करनी होगी, 2 माह में जांच कंप्लीट करनी होगी, ऐसा है। और ये मामला है वो न्यायालय 1 साल के अंदर निपटा लेगा, मतलब निपटारा कितने साल के अंदर होगा? 1 साल के अंदर कंप्लीट निपटारा हो जाएगा। उसमें जो भी दोषी है उसको सजा वगैरह जो मिलनी है वो 1 साल के अंदर मिल जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, आजकल क्या किया गया था, पॉक्सो एक्ट 2012 था उसमें संशोधन किया गया है, 12 में संशोधन किया गया है और 2018 में संशोधन हुआ था। इसके तहत क्या था कि 12 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं उनके साथ जो आजकल रेप हो रहे हैं उनमें सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। और ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है अपना वो बन गया है मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य राजस्थान बना है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे पूछे कि पॉक्सो एक्ट 2012 में संशोधन कब हुआ? संशोधन हुआ 2018 में। और हुआ क्या है, अगर 12 साल की से कम आयु की जो बच्चियां हैं, 12 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं, अगर उनके साथ में रेप की घटना होती है तो अब उन्हें क्या दिया जाएगी? सजाए मौत दी जाएगी, मौत की सजा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। और ये इस प्रकार की सजा सुनाने वाला प्रथम राज्य जो है वो एमपी है और दूसरा जो राज्य है वो अपना राजस्थान है। ठीक है, तो जो 12 साल से कम एज वाला जो मामला था उसमें सजा सुनाने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो है एमपी है, दूसरा राज्य राजस्थान है। ठीक है, तो आपने देखा कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कहां चलाया जाएगा? किशोर न्यायालय में। और यदि बच्चे के साथ यौन हिंसा हो रही है, आपको पता है, आप जानकारी नहीं दे रहे, छुपा रहे हो, तो 6 महीने की सजा का प्रावधान है। और इस पॉक्सो एक्ट के तहत जांच कितने समय में पूरी होती है? 2 महीने, और निपटारा 1 साल के अंदर होता है। और जो पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 का था उसमें संशोधन 2018 में हुआ। और ये संशोधन ये था कि 12 साल से कम आयु की लड़कियों के साथ अगर रेप होता है तो सजाए मौत का प्रावधान है। पहला राज्य ऐसा करने वाला, लागू करने वाला एमपी है और दूसरा राजस्थान है। अब आपके दिमाग में एक लाइन आ गई होगी कि ऐसा ही कोई मामला था, पॉक्सो एक्ट का मामला था जिसमें पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो ध्यान रखना, ये जो पॉक्सो एक्ट में जो आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई थी वो जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा, कौन सा हाईकोर्ट द्वारा? जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा। ठीक है, आजीवन कारावास की पहली बार वहां मौत की सजा बताई है मैंने एमपी, दूसरा राजस्थान, लेकिन यहाँ आजीवन कारावास की पहली बार सजा है वो किस कोर्ट द्वारा सुनाई गई है? तो जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा। आपने सुना होगा एक मामला आया था, एक आसाराम बाबा एक अपराधी था। कौन सा था? आसाराम, नाम तो है आसाराम बाबा। ये बाबा एक अपराधी था। इस अपराधी के मामले में आजीवन कारावास की सजा जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा पहली बार सुनाई गई थी।
ठीक है। अब देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्या किया, 2016 में कुछ आंकड़े प्रकाशित किए थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसने 2016 में कुछ आंकड़े प्रकाशित किए। उनके अनुसार ये था कि बच्चों से जुड़े हुए जो अपराध हैं एक साल के अंदर 93,344 आए। कितना है? 93,344 मामले। और जो दिल्ली के मामले आए वो उनमें 150 बच्चों के गुमशुदा से संबंधित थे 2016 में। मतलब प्रत्येक दिन बार में 150 मतलब 150 जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, गुम हो गए, उनका अपहरण कर लिया गया। मानव तस्करी के लिए उनका अपहरण किया गया 150 पर डे। आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। तो देखो, आजीवन कारावास पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा आसाराम नामक एक अपराधी को सुनाया गया। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के अनुसार जो अपने एक साल में अपराध हो रहे बच्चों से संबंधित 93,344 और प्रतिदिन 150 क्या होते हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है। अब कुछ बेसिक बातें और हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे अगर कोई लैंगिक अपराध हुआ है तो 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष बच्चे को उपस्थित किया जाता है। ठीक है, कितने घंटे में? 24 घंटे में। अगर किसी बच्चे के साथ में अपराध हुआ है तो 24 घंटों में किसके सामने उपस्थित करोगे? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष आप कितने समय में? 24 घंटों में उस बच्चे को उपस्थित करोगे। फिर है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी अपन को पता होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे की का यौन शोषण हो रहा है, उस पर उसके साथ अन्याय हो रहा है, आप यहाँ पुलिस में भी नहीं जाना चाहते, मत जाइए। आप क्या कर सकते हो? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उन पर आप सूचना दे सकते हो। चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 है, इसको याद रखना। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो कितने हैं? 1098। ये प्रारंभ में जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो शुरू किए गए थे 316 शहरों में शुरू किए गए थे। बाद में इन्हें बढ़ाकर के 412 शहरों में क्या कर दिया गया? लागू किया गया था। ठीक है। एक है कि जो ये बच्चों से संबंधित अपराध वगैरह रखते हैं, अपराध कोई करता है तो एक उनके संबंध बच्चों के संबंध में एक बाल कल्याण समिति बनाई गई। क्या बनाई गई थी? बाल कल्याण समिति। तो इसके बारे में देख लेते हैं। बाल कल्याण समिति, देखो बाल कल्याण समिति है, ये एक अलग ही चीज है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि बाल कल्याण समिति है, इसका जो गठन किया गया था वो कौन सी धारा के तहत किया गया था? तो ध्यान रखना, किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 के तहत किया गया था। किसके तहत इसका गठन किया गया था? तो किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 के तहत किया गया। और उसकी कौन सी धारा थी? तो धारा नंबर जो थे 29 थी, उसके तहत किया गया था, ताकि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके संरक्षण, उनकी देखरेख की जा सके। और इस बाल कल्याण समिति में जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। इस 5 में से एक महिला सदस्य का उपस्थित होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। एक महिला तो इसमें होनी ही चाहिए। ठीक है। तो एक बाल कल्याण जो समिति है उसकी अपन ने चर्चा की है कि बाल कल्याण समिति है, ये कौन से अधिनियम के तहत बनी? तो किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 के तहत बनी है। और इसमें कितने कौन सी धारा थी? तो वो धारा 29। इसमें कुल मेंबर कितने होंगे? तो कुल मेंबर जो होंगे वो 5 होंगे, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए? महिला। हालांकि कल्याण समिति बनती, इसका कार्यकाल कोई ज्यादा लंबा नहीं होता है, इसका कार्यकाल मात्र 3 साल का होता है। इस समिति का कार्यकाल हर 3 साल से बनती रहती है। तो इस बाल कल्याण समिति जो है इसका कार्यकाल कितने साल का है? तो आप क्या कहोगे? 3 साल का क्या होता है? कार्यकाल
होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बाल कल्याण जो समिति बनी है ये बच्चों की देखरेख के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या है, बनाई गई है। ठीक है, और अपन ये प्रारंभ में देख चुके हैं कि बाल अधिकार जो बच्चों से संबंधित पॉक्सो अधिनियम है, केंद्र में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो कार्य करेगा, राज्य में राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त किया जाएगा उसके द्वारा मतलब बच्चों की देखरेख की जाएगी। ठीक है, और एक प्रश्न ऐसे भी है कि किशोर न्याय अधिनियम जो ये 2000 है, किशोर न्याय अधिनियम 2000, इसके अंतर्गत अपराधी जो अपराध कोई बालक कोई करता है उसे क्या कहा गया है कि अंतर्गत अपराध आरोपित बच्चा, जो ऐसा बच्चा है जिस पर अपराध का आरोप लगा है उसे क्या कहा जाएगा, तो विधि संग्रसित किशोर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इस बालक को, विधि संग्रसित किशोर। कहने का मतलब यदि कोई बालक ने अपराध किया है तो ऐसे बालक को क्या कहोगे, तो विधि संग्रसित किशोर कहा जाता है। इस प्रकार ये आपका पॉक्सो एक्ट था, थोड़ा लंबा था पॉक्सो एक्ट, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। ठीक है, तो ये था आपका पॉक्सो अधिनियम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे और भी कई प्रकार के अधिनियम लागू कर रखे हैं, जिससे सरकार ने लागू कर रखा है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगर आपसे पूछे कि बाल संरक्षण अधिकार आयोग कब बना, तो ध्यान रखना बाल संरक्षण आयोग जो है वो बना था 2005 में। कौन सा आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो यह आयोग कब का है, तो आप ये कहना 2005। ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, एक है किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, तो किशोर न्याय अधिनियम जो है वो 31 दिसंबर 2015 को तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और 15 जनवरी 2016 को क्या कर दिया गया था, संपूर्ण भारत में। चलो ये भी याद रखना है, किशोर न्याय, कौन सा न्याय, किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, बालकों की देखरेख और उनका संरक्षण से संबंधित है। तो राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी थी वो 31 दिसंबर 2015 को दी थी और इसे लागू कब किया गया, तो 15 जनवरी 2016 को लागू कर दिया गया संपूर्ण भारत में। तो ये था आपका पॉक्सो एक्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।